चलो ऑन कर लो। थर्मोडायनेमिक्स देख रहे थे, कल थ्योरी देखा था और उसमें देखते हैं चीजें, कुछ थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, सब देखते चलते हैं। एक बेसिक टर्म देखते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल और साइक्लिक प्रोसेस, एक ही बात है। थर्मोडायनेमिक साइकिल और साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस किसको कहते हैं? साइकिल जिसको जो साइकिल चलाता है, हाँ, वैसा प्रोसेस जिसका जो घूम के वहीं आ जाता है, ठीक बोला, जिसका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब प्रोसेस जो बार बार एक ही तरह की चीजों का रिपीटेशन कर रहा हो। जितने भी डिवाइस काम कर रहे हैं, वो वर्किंग डिवाइस जो देख रहे हो, एक ना एक प्रोसेस पे जनरली काम करता है, साइकिल पे। जैसे इंजन है, इंजन में क्या होती है? 4 प्रोसेस होती है बेसिकली। क्या होता है? सबसे पहले आप देखोगे पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, सिलेंडर फिक्स होता है, उसके अंदर पिस्टन क्या होता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। जैसे कि आपका सिरिंज होता है, सिरिंज के अंदर निडल ये जाता है आपका जो, तो खैर पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है। आप ऐड भी देखे होगे सर्वो ऑयल वगैरह पिस्टन सिलेंडर, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले इनटेक होता है, फ्यूल अंदर जाता है। फ्यूल क्या होता है? अंदर जाता है। फिर क्या होता है? इनटेक होता है। फिर क्या होता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन, वो जो पिस्टन है वो ऊपर जाता है। पिस्टन ऊपर जाता है तो क्या होता है? सिलेंडर में जगह कम बचती है। जगह कम बचती है तो फ्यूल जो आता है, कंप्रेशन के कारण क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो कम टेम्परेचर पे क्या होगा? इग्निएट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। उसके बाद उसके झटके के कारण क्या होता है? ये नीचे आता है, पिस्टन एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन के बाद उसी की वजह से फिर शाफ्ट वगैरह कनेक्ट होता है। उस एक्सपेंशन से झटका लगता है शाफ्ट में, रॉड घूमती है, रॉड घूमने से फिर वो गियर और कई सारे डिवाइस होते हैं, उससे चलते चलते आपके एक्सल तक आता है और पहिया घूमता है। तो कह रहे हमको यहाँ मतलब जैसे इंजन की है, इंजन में 4 प्रोसेस होता है। कौन सा? एक इनटेक, फ्यूल का आना, दूसरा कंप्रेशन, फिर फ्यूल का बर्न होने के बाद एक्सपेंशन होना, और फिर जो बेकार की गैसेस है बाहर निकलना, दैट इज एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि एक बार हुआ इंजन में फिर खत्म, बराबर तुम्हारा इस तरह से कुछ कुछ देर पे फ्यूल लेता जाएगा, ये प्रोसेस होता जाएगा। ये तुम्हारा डिपेंड करता है तुमने किस गियर पे कितने स्पीड पे रखा। अगर स्पीड ज्यादा रखा तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, बट लेकिन यही 4 प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे तुम रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? चीजों को ठंडा रखता है सराउंडिंग से। तो ठंडा रखने के लिए क्या करता है? बेसिकली उस बक्से के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। उसके लिए वो क्या करता है कि जो हीट है, गर्म हवा को क्या करता है? बाहर करता है। गर्म हवा को बाहर करता है। आप देखोगे कभी फ्रिज के पीछे इस तरह से ऐसे 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 बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? फिन्स बोलते हैं। खैर ठीक है, उससे मतलब नहीं है, उसको फिन्स बोलते हैं। तो फिन्स देखना कभी, उससे क्या करता है? हीट रिजेक्ट करता है। तो फ्रिज में भी क्या होता है? बार बार हवा बाहर एटमॉस्फेयर से लिया, गर्म हवा, उसमें से क्या हुआ? हीट को बाहर भेजा, फिर बाहर भेजा तो क्या हुआ? ठंडा हो गया। लेकिन वो जो बॉक्स है वो कुछ देर तक ही ठंडा रख सकेगा, फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग के कारण गर्म होना शुरू हुआ अंदर। फिर से वही प्रोसेस को किया, फिर से वही प्रोसेस किया, फिर से गर्म हवा को बाहर निकाला, हवा को लिया, उसमें हीट को बाहर निकाला, फिर से अंदर की हवा ठंड हो गई, फिर अंदर ठंडा है, फिर कुछ देर बाद सराउंडिंग के कारण धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। फिर से क्या किया? वो गर्म हवा लिया, बाहर से हवा, गर्म हवा, उससे हीट निकाला, फिर ठंडा हो गया। ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए देखोगे फ्रिज के पीछे जो आप कई बार आवाज सुनाई देती है, वो किसकी आवाज है? वो वाइब्रेशन की आवाज है, हीट जो रिजेक्ट होता रहता है। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं खत्म हो गया, डिपेंड करता है आपने फ्रिज को कितना कूल पे दिया। अगर कूलिंग बहुत ज्यादा की है तो देखना ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, बट वही प्रोसेस होगा, बार बार लेना गर्म हवा का और उससे हीट को बाहर निकालना। तो कहने का मतलब बार बार सेम चीजों का रिपीटेशन, यही क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। ये साइकिल में होता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल या साइकिल प्रोसेस। इसका अगर मान लो किसी तरह का प्रोसेस, एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप में समझाने के लिए बना रहा हूं। मान लो ये है प्रोसेस, ये प्रोसेस है। मान लो ये ऐसे गया, इस पाथ से होते हुए गया, फिर ऐसे लौट आया। तो इनिशियल पॉइंट भी यही था, फाइनल पॉइंट भी यही था। अगर तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो जाए तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक। हमने 2 स्टेज में दिखाया, एक गया एक आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 में, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 5 में हो सकता है, 6 में हो सकता है, डजंट मैटर। बट इनिशियल और फाइनल क्या होना चाहिए? सेम। इनिशियल फाइनल का सेम मतलब कई प्रोसेस से होके फिर वहीं आ गया, फिर उसी तरह से कई प्रोसेस से होके फिर वहीं आ गया। इस तरह का प्रोसेस बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। लिख लो, साइक्लिक, इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। सिंपल बात।
इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, दो तरह के फंक्शन सुने होंगे या वेरिएबल सुने होंगे, ये सुने हो, एक बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन सर केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए, पता नहीं। पाथ फंक्शन या इसको पाथ वेरिएबल भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं या वेरिएबल भी बोलते हैं। तो दो तरह के फंक्शन या वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल हमने बताया था, लास्ट क्लास में जिक्र किया था, तो पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल, और दूसरा बोलते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल या इसका एक और नाम है, इसको पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेट फंक्शन को पॉइंट फंक्शन या पॉइंट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल और स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल या पॉइंट वेरिएबल, एक ही बात है, फंक्शन बोलो या वेरिएबल बोलो। तो पाथ और स्टेट, पाथ फंक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी क्वांटिटी जो यहां पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, उसको पाथ फंक्शन बोलेंगे। और स्टेट या पॉइंट क्या बोलेंगे, जो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, किस पाथ से गए डजंट मैटर। जैसे एक प्रोसेस मान लो ये है, एक प्रोसेस ये हुआ, समझो एक प्रोसेस मान लो ये हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है और यही मान लो फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल जहां से हुआ वहीं आ गया। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि प्रोसेस ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब इन दोनों प्रोसेस में देखोगे ना, इन दोनों प्रोसेस में क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इन दोनों प्रोसेस में अगर बोलोगे, तो अगर ये डिपेंड केवल इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इस पाथ से जाए चाहे इस पाथ से जाए चाहे किसी और पाथ से जाए, अगर इनिशियल फाइनल सेम है, इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रहा है, वैसे फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। उस तरह की क्वांटिटी को, उस तरह के वेरिएबल को। और जो डिपेंड कर रहा है पाथ पे भी, नहीं कि इसके अकॉर्डिंग अलग होगा, इसके अकॉर्डिंग अलग होगा, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल। थोड़ा बहुत समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हो, दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन समझने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइप की बात समझ सकते हो कि डिस्टेंस टाइप की चीज हो गई पाथ फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट टाइप की चीज हो गई पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो केवल डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पॉइंट पे। तो हम क्या बोलते हैं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जीरो। तो स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन क्लोज साइकिल के लिए या साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक तो ऑलरेडी क्लोज होता है, मुझे बताओ दोनों में से कोई ऐसा है जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होगा, यानी पॉइंट वाला या स्टेट वाला। ये साइक्लिक के लिए जीरो होना चाहिए क्योंकि इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा है और वो सेम हो गया। ये इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक अब लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लो पाथ फंक्शन। the quantities which depend on the path taken, the quantity which depends on या quantities लिखा दो, depend on कर लो, जो भी लिखा grammatically, the quantities which depend on the path taken is called path function या path variable, path function या path variable। ठीक, तो अभी थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ते हैं उन क्वांटिटीज में पाथ फंक्शन कौन सी है, वर्क। लिख लो, आगे चल के देखेंगे भी। वर्क इज अ पाथ फंक्शन। एग्जांपल में लिख लो वर्क, एग्जांपल में लिख लो वर्क। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है वर्क। ठीक है ना। और एक दो चीजें होती है, गिब्स एनर्जी वगैरह, वो आपको नहीं जानना, तो इतना ही। पॉइंट फंक्शन लिख लो, पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। ठीक है। तो स्टेट फंक्शन, जितने भी अदर फंक्शन और आपको नजर आएंगे ना, सब स्टेट फंक्शन होंगे। जैसे इंटरनल एनर्जी वगैरह आगे चल के देखेंगे, वो सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट ट्रांसफर, ये सब क्या है, तुम्हारा पाथ फंक्शन है। ठीक है। तो स्टेट फंक्शन नोट देके नीचे लिखना, नोट देके नीचे लिखना। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस
फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, द चेंज इन प्रॉपर्टी, द चेंज इन प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन property is zero, change in property is zero because properties are path function, properties are path function, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज फंक्शन का एग्जांपल पे तो हाँ सुन, प्रॉपर्टीज आर क्या लिखे, पाथ फंक्शन, फंक्शन लिख लो। एंड फॉर ए साइकिल, एंड फॉर ए साइकिल, एंड फॉर ए साइकिल, साइकिल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, पता है हमको। फॉर ए साइकिल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, क्लियर है। हाँ आप बोलो क्या बोल रहे हो बालक। सर इसका स्ट्रेट फंक्शन का एग्जांपल है सर, हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स सुनो, जितनी प्रॉपर्टी है वो हमने क्या बोला, जितनी प्रॉपर्टी है वो क्या बोला उसको, अभी लिखाया ना आप लोग, लिखाया वो देख के बालक नहीं बोल पाते हो, बड़ा समस्या है इसमें। हाँ लिखा है ना, स्टेट प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट फंक्शन की पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन लिखे ना, नहीं लिखे हो। प्रॉपर्टी के बारे में क्या लिखा है अभी नोट में, नहीं शुरुआत से बताओ, पहला लाइन क्या लिखा, सबसे पहला लाइन। हाँ नहीं लिखा है क्या, तुम बोलो बालिका क्या लिखे हो प्रॉपर्टी के बारे में, पहला लाइन। हाँ 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 अगला, प्रॉपर्टीज कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन लिख दिया है, पाथ लिखे हो क्या, नहीं नहीं पॉइंट, पॉइंट फंक्शन, अच्छा इसीलिए बोल रहे थे। देखो प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, पाथ, पॉइंट लिखे हो, हम पाथ लिखेंगे, पाथ लिखा है, तुम लोग क्या करते हो, धन्य है प्रभु आप लोग, पॉइंट फंक्शन लिखो, कोई पॉइंट कोई पाथ, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना वो पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। अब एक बात समझो, कंफ्यूज नहीं करना, प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टीज और वर्क प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कल लिखा है भी था, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिससे किसी को पहचाना जाए। तुमको कैसे पहचाना जाएगा, तुम्हारी क्वालिटी से, तुम कितने लंबे हो, तुम कितने, क्या हाइट है, तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा आंख कैसा है, तुम्हारा नाक क्या है, तुम्हारा कान क्या है, तुम्हारा वजन क्या है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तुम्हारी प्रॉपर्टी ये थोड़ी है कि हम तुमको धक्का कैसा दे रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी धक्का को थोड़ी बोलेंगे। तुम्हारी प्रॉपर्टी जिससे तुमको पहचाना जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे वर्क से थोड़ी है। प्रॉपर्टी का मतलब तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक, तुम्हारी इनहेरेंट चीजें, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक जिससे बना है। प्रॉपर्टी वर्क या फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जिन चीजों से तुम पहचाने जाओ। उसी तरह से कोई फंक्शन कैसे पहचाना जाता है थर्मोडायनेमिक में, उसका प्रेशर क्या लगा है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, मास क्या है, ये सब प्रॉपर्टी है। वर्क, फोर्स, हीट, ये सब एक्सटर्नल इफेक्ट है, बाहर से है, इनहेरेंट नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ रहे हो, क्या प्रॉपर्टी है क्या प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं है। तो प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पॉइंट फंक्शन है। प्रॉपर्टी क्या है, कल जो लिखा है था सब, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, और तुम्हारा जो ये फंक्शन है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन है, वर्क। वर्क ऐसे भी पाथ पे डिपेंड करता है, अभी हम देखेंगे, अभी उसको बाद थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में बात करेंगे। तो वर्क पाथ फंक्शन है, ठीक है ना। हीट जनरेशन पाथ फंक्शन है, अभी उसको देखेंगे। तो लिखो पहले थर्मोडायनेमिक वर्क, नीचे लिखो थर्मोडायनेमिक वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क। देखो चीजें वही होती है, लेकिन चैप्टर टू चैप्टर उसके मायने बदल जाते हैं। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि तुम बात करते हो फोर्स, फोर्स का मतलब पुश और पुल है, लेकिन कहां बात कर रहे हैं, वो मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं। जहां पे एक मास को कुछ एक्सेलरेशन दिया गया, वहां पे फोर्स बोलेंगे F इक्वल टू ma। दो चार्ज के बीच का फोर्स F इक्वल टू ma नहीं बोलेंगे, वहां पे फोर्स बोलेंगे K Q1 Q2 बार स्क्वायर, अगर चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण देख रहे हैं। जो विस्कोसिटी दो फ्लूइड के बीच में फोर्स को हम ma नहीं बोलेंगे,
वहां क्या बोलेंगे, F इक्वल टू विस्कस फोर्स अगर ईटा ए dB बाई dx, वहां पे जिन चीजों की वजह से फोर्स लग रहा है हम उसका जिक्र करेंगे। फ्लूइड में फोर्स हम बोलेंगे प्रेशर इनटू एरिया, धक्का देख के फ्लूइड फोर्स लगाता है, बात समझ रहे हो। तो उसी तरह से वर्क का डेफिनेशन बोलते हैं, वर्क क्या है, जब फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये वर्क डन कहां है, ये वर्क डन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, हर चैप्टर में यही वर्क डन नहीं कराएगा, क्योंकि अलग मैकेनिक्स में फोर्स के बारे में बात होती है, फोर्स लगना और किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट होना, दैट इज वर्क डन इन मैकेनिक्स, मैकेनिकल वर्क है वो, बात समझ में आ रही है। ये अब बात करें थर्मोडायनेमिक वर्क का। थर्मोडायनेमिक वर्क क्या है, यहां पे किसके हेल्प से वर्क होगा, यहां पे वर्क होगा तुम्हारा थर्मो के हेल्प से, मतलब हीट के हेल्प से। पानी तुमने गर्म किया, गर्म पानी बर्तन पे जो थाली ढके हो, थाली पे धक्का लगा रहा है, थाली पे धक्का लगा रहा है, यहां पे हीट के कारण वर्क हो रहा है, तो वो है थर्मोडायनेमिक वर्क। और थर्मोडायनेमिक वर्क में वहां पे डिस्प्लेसमेंट बात है, यहां पे धक्का लगना ही वर्क है। मतलब क्या है कि अगर मान लो एक थाली ढका है तो थाली पे धक्का लगेगा, थाली नहीं ढका है तो धक्का किसी चीज पे नहीं लगेगा, पर उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट होगा ना, वो भी वर्क है, वो भी थर्मोडायनेमिक वर्क है। मतलब कि अगर उसका एक्शन दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन अगर वो कैपेबल है एक्शन करने को तो वर्क कहलाएगा, ठीक है ना, अलग जगह। तो लिखो थर्मोडायनेमिक वर्क, इतना डेप्थ में नहीं है लेकिन अच्छे लेवल के लिए, एडवांस लेवल के लिए थोड़ा डेप्थ में चीज जानना चाहिए थर्मोडायनेमिक वर्क, तो लिख लो, चूंकि पढ़ ही रहे हैं, तो लिखो थर्मोडायनेमिक वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, when the sole effect system, when the बोर्ड पे लिखा है सोल का मतलब था कंप्लीट, SOLE, when the, या कंप्लीट भी लिख सकते हो, when the sole effect, SOLE, sole effect on the body external to the system, sole effect on the body external to the system can be equated to raising of weight, can be equated to raising of weight, can be equated to, बोर्ड पे लिखा है, can be equated to raising of weight, यानी कि सिस्टम जो है किसी वेट को रेज करने के कैपेबल है। तो लिख लो ब्रैकेट में, वेट मे और मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, वेट मे और मे नॉट बी एक्चुअली, मे और मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, RAISE, मे और मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, मे और मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, यानी वेट उठाया गया हो चाहे ना उठाया गया हो, अगर सिस्टम कैपेबल है तो क्या है, हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक वर्क हुआ है। एक दो जगह यहां अंडरलाइन कर लेना, एक तो वर्क डन लिखा, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम को अंडरलाइन कर लो, बाय द सिस्टम को अंडरलाइन कर लो, और एक है अंडरलाइन कर लो एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एक्सटर्नल टू द सिस्टम। क्या मतलब है, क्या चीज बोल रहा हूं समझो जरा, थर्मोडायनेमिक वर्क का मतलब, मान लो कि एक पावर सोर्स है या बैटरी है, एक पावर सोर्स है, स्विच ऑन किया, ठीक, एक पावर सोर्स है, अच्छा टेक्निकल डेफिनेशन, इतना डेप्थ में तो चीजें नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ठीक रहेगा, खास करके आप जब अच्छे एग्जाम को देते हो, एडवांस को या फिर आइजर को। मोटर, मान लो कोई पावर सोर्स है, पावर सोर्स मोटर को ड्राइव कर रहा है, पावर सोर्स क्या कर रहा है, मोटर को ड्राइव कर रहा है, पावर सोर्स किसी मोटर को सप्लाई मिल रहा है। अब ये मोटर जो है, जरा बात समझना, मोटर जो है, मोटर से कोई वेट लगा दिया, मोटर से मान लो कोई इस तरह से कोई वेट अटैच कर दिया, मोटर से ये कोई सिस्टम है, इससे घुमा के, इससे मोटर से मान लो कोई इस तरह से करके एक वेट लगा दिया, एक वेट लगा दिया,
ठीक, मान लो W को वेट लगा दिया, वेट मोटर से कोई वेट लगा दिया। जरा हम जो डेफिनेशन लिखा है अभी उसको अपने से ही खुद से ही ध्यान से पढ़ो, खुद से डेफिनेशन वर्क का जो लिखा है ध्यान से पढ़ो। एक बार फिर क्वेश्चन पूछूंगा। पढ़ लिए? ये जो पूरा रेड से लिखा है वो सिस्टम है। यहां पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी। यहां वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहना है? वर्क हो रहा है। ठीक, तुम बोलो पलक जल्दी से। डेफिनेशन में 2 जगह हम अंडरलाइन कराए हैं, उन अंडरलाइन को जरा सा पढ़ो अच्छे से। एक्सटर्नल टू सिस्टम तो कुछ नहीं, सो तो इस सिस्टम का अंदर ही है। इसमें वर्क डन क्या कहलाएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने पूरे को सिस्टम कर दिया है। हमने क्या बोला? वर्क डन एक्सटर्नल टू दी सिस्टम, सिस्टम के बाहर। अगर मैंने इस पूरे को ही सिस्टम मान लिया तो जो खेला हो रहा है सिस्टम के अंदर ही हो रहा है, वर्क डन 0 कहला जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर इसी में मैं कह दूं ये हटा दूं और सिस्टम ये इतना सिस्टम बना दूं, अब हो रहा है। मोटर सिस्टम है, ये एक्सटर्नल वेट पे वर्क कर रहा है, इस केस में वर्क डन नॉट 0 यानी है वर्क डन। बात समझे? तो ये कॉन्सेप्ट है। और वेट रेज हो चाहे ना हो, उतना कैपेबल होना चाहिए वेट को रेज करने के लिए। अगर है तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क बोलते हैं। ये थोड़ा आपको इंजीनियरिंग लेवल पे चीजें मिलेगी ये, लेकिन चूंकि कंप्लीट वर्क के डेफिनेशन समझने के लिए ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट अगर दे क्वेश्चन दे तो ठीक है। ठीक है, चलो अब जरा और बात करते हैं। 2-3 बेसिक चीजें जान रहे हो। एक वर्क डन बाय द सिस्टम, एक साइन कन्वेंशन है, कोई खास नहीं। एक वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसीलिए हम ये बोलते हैं, देखो सिस्टम हमने इसको माना, पिस्टन सिलेंडर इतना जो अरेंजमेंट है ये सिस्टम माना। अब इस पे हम कोई वजन रख दिया, वेट, इस पे हमने कोई वजन रख दिया और ये वाटर वेपर है या जो भी है ये ऊपर की तरफ में धक्का दे रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम कर रहा है ना वर्क। और देखो इसमें जो हम मानते हैं, इसलिए सिस्टम हम इतने को मानते हैं यहां तक, सिस्टम के एक्सटर्नल इस बॉक्स पे वर्क हो रहा है, समझ में, या इस वेट पे वर्क हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो इस तभी हम बोल पाते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब कि दुनिया में कोई आदमी देख ले +30 जूल, उसको समझ में आ जाए सिस्टम ने वर्क किया है, बस यही पर्पस है। एक कन्वेंशन है। केमिस्ट्री में क्या चलता है? उल्टा है क्या? हाँ, तो उल्टा कोई ये नहीं है, ये कोई तुम्हारा लॉ नहीं है, बस एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन लॉ में फर्क होता है। कन्वेंशन मतलब जो सुविधा के लिए मान लिया गया कि यही करेंगे ताकि देखने वाले को आ जाए। अब ये मान लो कि उतना धक्का नहीं दे पा रहा पिस्टन और ये कंप्रेस कर रहा है इसको ऊपर से, वजन कंप्रेस कर रहा है, ये क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम हमने इसको माना है, सिस्टम हमने पिस्टन और अरेंजमेंट को माना है नीचे, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लिखते हैं? नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन है, इसको देने का अब लॉजिक होता है, कन्वेंशन के पीछे कोई रूल नहीं होता। हाँ बोलो। जैसे कि ये वाला हाँ फर्स्ट वाला जो है, हाँ। जैसे नीचे से गया तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, उसका भी सकता है ऐसे। बिल्कुल बात ठीक बोल रहा। सिस्टम किसको माने उस पर डिपेंड करता है। सिस्टम अगर हमने इसको माना है पिस्टन और इस अरेंजमेंट को, और ये पिस्टन अगर उस मास को धक्का दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। किस पे? इस वेट पे। और अगर वेट इसको धक्का दे रहा है तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द वेट ऑन दी दिस।
और यहां पे, और अगर इसका बोलेंगे तो ये वर्क डन इस पे कर रहा है, और ये वर्क डन बाय द पिस्टन, वर्क डन ऑन द पिस्टन, वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन वेट, वर्क डन ऑन द पिस्टन बाय वेट। तो किसको सिस्टम माने डिपेंड करता है। सिस्टम हमने इसको माना, तो इसके पे देख लिया। इसके पीछे लॉजिक ऐसा दिया गया कि कुछ ऐसा रूल नहीं है, लॉजिक दिया गया कि चलो वर्क डन सिस्टम कर रहा है, मतलब सिस्टम के पास इतना कैपेबिलिटी है, जो कौन मदद कर सकेगा, जिसके पास ठीक ठाक है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या मदद करेगा। तो जो जिसके पास ठीक ठाक धन है, पैसा है, वही मदद करेगा। तो ये इसलिए पॉजिटिव बोल दिया गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम इतना कैपेबल है, इतना क्षमतावान है कि वर्क कर पा रहा है, तो उसको पॉजिटिव बोल दो। सिस्टम पे वर्क हो रहा है मतलब उसको उतना नहीं है उसके बस का, तो उस पर वर्क हो रहा है, उसके पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, तो नेगेटिव बोल दो। बस यही लॉजिक, बाकी कुछ नहीं है। तो इतनी बातें समझ में आई। अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वर्क निकालते कैसे हैं, क्या बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम वर्क। ये जो हम वर्क निकालते हैं, ये क्लोज सिस्टम। दो तरह के सिस्टम होते हैं, तीन तरह के बेसिकली बताया था। कौन कौन से? ओपन, क्लोज्ड। तो यहां हम बात करें क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का नहीं हो रहा है। दोनों का ओपन में होता है, ठीक है। एनर्जी का होगा, मास का नहीं होगा, एनर्जी सब में होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया हमने, ये मूवेबल सिलेंडर है, सॉरी मूवेबल पिस्टन है, समझो ये पिस्टन है, ये सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक। अब ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने एक लिया, अब इसके अंदर कोई गैस होगी या वर्क हो रहा होगा जो भी है, तो ये प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इस प्रेशर के कारण इसको क्या लग रहा है? धक्का, प्रेशर का, ठीक। मान लो प्रेशर P लग रहा है, इस प्रेशर के कारण इसको धक्का लगा और इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया। इसने, पिस्टन ने, ये मान लो इसे कुछ बना लिया शार्प सा या कुछ, इस पे धक्का लगा, ठीक। इस पे धक्का लगा अंदर से, तो ये जो है ये डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ? तो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो कि dx मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया, दरअसल ये इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत ही छोटा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुआ तो जरा हमको बताओ कि प्रेशर क्या लिखते हैं? और फोर्स क्या बोलते हैं? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब इसका एरिया जो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है पिस्टन ये का, ये मान लो A, ये एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? A है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या कितना हुआ है? स्मॉल। dx बहुत ही छोटा होता है, दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया, ये दरअसल 0.000000 कई टाइम जीरो, फिर कोई डिजिट, मतलब 5 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम जीरो है, तो क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। तो अगर किसी स्मॉल क्वांटिटी को अगर मैं वर्क लिखूंगा, वर्क डन यहां पे, तो वर्क डन क्या लिखेंगे? वर्क डन फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इंटू एरिया, हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। खतरनाक तुम लोग बोलते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है यहाँ पे? P इंटू ए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले स्मॉल वर्क डन ये हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां वर्क डन अगर हम बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं, फोर्स की जगह बोल सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स को ये लिख सकते हैं, ठीक। अब एरिया इंटू dx, एरिया इंटू dx, एरिया और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, तो अगर इसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होती है? वॉल्यूम। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। एरिया मान लो बहुत छोटा है, से सॉरी डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है और एरिया कुछ, एरिया मान लो से 5 mm² है, और ये तुम्हारा बहुत छोटा है, मतलब 0.00000 मल्टीपल टाइम 0 और कुछ 5, तो ये बहुत छोटा नहीं हो जाएगा। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। पर चूंकि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, वॉल्यूम भी मिलेगा, जो क्या मिलेगा? स्मॉल, P इंटू डी। तो ये वर्क डन भी क्या निकला है? स्मॉल वर्क डन, DW स्मॉल वर्क डन, चूंकि स्मॉल वॉल्यूम के लिए। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरह से सबका समेशन करना पड़ेगा, और सबका समेशन मतलब क्या होगा?
इंटीग्रेशन। अगर मैं स्मॉल के लिए ये किया तो टोटल पूरे के लिए क्या होगा, P इंटू डीवी, इस तरह से हर एक का समीशन। तो टोटल वर्क डन क्या बोलेंगे, P डीवी। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, इसलिए क्या आता है, P डीवी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P डीवी। क्लोज सिस्टम के वर्क डन का फॉर्मूला P डीवी। ये क्लोज सिस्टम कैसे, क्यों बोला, कैसे बोला, देखो यहां पे ये पैक्ड है, ये जो है ये पैक्ड है पिस्टन सिलेंडर, यहां पे मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा पर एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है ना। एनर्जी ये हीट होगा या जिस वजह से होगा, ये एक्सपेंड हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तभी धक्का लग रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो टोटल वर्क डन क्या है, P डीवी। ये बात समझ में आया, वर्क डन P डीवी कैसे होता है। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं इसमें, P डीवी, पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, कैसा भी ग्राफ है जरा समझो, इस एक्सिस पे प्रेशर लिखा और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिखा, ग्राफ कैसा भी, मान लो ये ग्राफ है। अब ये कोई रेगुलर ग्राफ तो नहीं है, ग्राफ का एरिया पता करने के लिए क्या करना होता है, इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इस एक्सिस पे, इस पे प्रोजेक्ट किया, फिर एरिया पता करने के लिए क्या करते हैं आप, चूंकि ये कोई रेगुलर शेप नहीं है तो बहुत स्मॉल एलिमेंट लेंगे, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया इस पे। अब ये देखने के लिए इतना चौड़ा दिख रहा है, ये दरअसल इतना भी चौड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाना है आपको, समझाना, इसलिए इतना चौड़ा दिख रहा है, ये बहुत ही स्मॉल है, एकदम नेग्लिजिबल साइज का, तो बहुत स्मॉल है। तो ये जो कर्व है इसको स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। तो यहां पे जो प्रेशर की कुछ वैल्यू होगी, मान लो से यहां पे प्रेशर की वैल्यू है P, और ये बहुत ही छोटा एक्स वैल्यू होगी, एक्स पे क्या लिखा है V, तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी dV। तो ये एक रेक्टेंगल माना जा सकता है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, P डीवी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, P डीवी। तो टोटल एरिया अगर हम बोलेंगे तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, इस तरह से सबको सम करना होगा, समीशन मतलब इंटीग्रेशन। बिल्कुल पहला डीवी यहां रखोगे, फिर दूसरा डीवी, फिर दूसरा डीवी, पूरा यहां से यहां तक डीवी रख दोगे, तो इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे, P डीवी। तो ये भी P डीवी आया, ये भी P डीवी आया, यानी हम एक बात और कंक्लूड करके यहां से निकला है कि पीवी डायग्राम जो होता है उसको वॉल्यूम एक्सिस पे अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो वर्क डन किसके बराबर होता है, एरिया के। तो यानी थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन है, उसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। एरिया ऑफ पीवी डायग्राम प्रोजेक्टेड ऑन क्या है, वॉल्यूम एक्सिस। प्रोजेक्ट किस पे करना है, वॉल्यूम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, दो चीजें ध्यान रखना है, एक वर्क डन को इसलिए दो तरीके से निकाल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, दो तरीके से निकालेंगे, एक तो पीडीवी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, अगर पीवी डायग्राम है तो उसका एरिया, लेकिन उसको प्रोजेक्ट कहां पे करना है, एरिया इसको प्रोजेक्ट कहां पे करना है, वॉल्यूम एक्सिस पे। इसका एरिया निकालना है, एरिया प्रोजेक्ट किस पे होगा, वॉल्यूम एक्सिस पे। इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि कभी मान लो वॉल्यूम यहां दे देगा, प्रेशर यहां दे देगा, तो हमको इस ग्राफ को फिर यहां प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या कहने का है कि मान लो कभी, मान लो क्वेश्चन ये ऐसे दे दे, ये वॉल्यूम एक्सिस बोल दे और ये प्रेशर एक्सिस बोल दे, तो इसको प्रोजेक्ट फिर किस पे करेंगे, इस पे। फिर जो वर्क डन होगा वो ये होगा, फिर वर्क डन जो होगा ये होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वॉल्यूम एक्सिस। बात समझ पा रहे हो? तो ये है आपका मामला पूरा। तो इधर जो लिखा है इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं। पहले आप नोट करोगे ये क्लोज सिस्टम वर्क, उसके बाद पीवी ग्राफ पे आओगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स वर्क ध्यान रखना, वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन पीडीवी, कैसे बताया, और अगर पीवी डायग्राम दिया है तो उसका एरिया बताता है वर्क डन, ठीक। अच्छा, कुछ पढ़ते हो फॉर्मूला तो उसका एप्लीकेशन भी थोड़ा पता होना चाहिए ताकि अच्छी जगह अप्लाई कर सको। जैसे हमने कुछ पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो पता था कहाँ लगता है, जहां पे फोर्सेस क्या हो, कंजर्वेटिव हो, हर जगह नहीं लगा सकते जहां लॉस नहीं हो रहा हो। उसी तरह से ये वर्क डन पीडीवी है, तो लिख सकते हो, नोट देके लिख लो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर। ये पीवी फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, एक तो पहला क्लोज सिस्टम होना चाहिए, फॉर क्लोज सिस्टम, for closed system this formula is valid for closed system undergoing reversible process, closed system undergoing reversible process। तो यानी थोड़ा आइडियल वाला बात हो गया। क्यों रिवर्सिबल, कोई लॉस वॉस बोला हमने क्या सपाट बोला कि ठीक है इस पे लगा, इतना का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पीडीवी हो गया। रियल में अगर हमने जितना प्रेशर लगाए हैं
टोटल प्रेशर डिस्प्लेसमेंट में यानी टोटल फोर्स जितना रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट कर पाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ का लॉस हो जाएगा। अगर मान लो से 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करा पाता तो 10 की जगह 8 करा पाएगा, 7 करा पाएगा, 2 फ्रिक्शन ले लेगा। समझ पा रहे हो, एनर्जी कुछ लॉस होगा, लेकिन उसको तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधा बोल रहे हैं ये जितना के लिए रिस्पॉन्सिबल है उतना डिस्प्लेसमेंट करा दे रहा है। यानी हम क्या मान के चल रहे हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो ठीक बात। तो कभी अगर ऐसे पूछ दे कि पीडीवी सिंपल सा ही कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, वैलिड फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो कौन सा सही है? 1 2 2 3 तो क्लोज रिवर्सिबल। तो ऐसे बात है, ठीक है। अब हम कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में आते हैं जो आपने पहले सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब इनके बारे में एक एक करके देखना होगा। एक बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब जरा मुझे बताते चलोगे। सबसे पहला एक होता है कौन सा? आइसोथर्मल। हाँ, या लाइन से लिखते हैं पहले, जिसका इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, फिर आइसोबारिक, आइसोबार, उसके बाद आइसोथर्मल, और एक बताओ जो बेसिक प्रोसेस 4 हैं। चौथा नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री में? ये बेसिक है, जरूर पढ़े होगे। 4 है, एक आइसोकोरिक, एक आइसोबारिक, एक आइसोथर्मल, एक एडियाबेटिक, एक एडियाबेटिक। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो आइसो कोरिक, बार याद रखोगे, बार यूनिट होती है प्रेशर की, तो बारिक में प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल, थर्म टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबेटिक में हीट के बारे में बात करते हैं, देखेंगे। और आइसोकोरिक में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसमें क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, जरूर पढ़े होगे, बेसिक है। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें हीट कांस्टेंट। जल्दी बताओ। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, जल्दी से। हीट कांस्टेंट कहना गलत वर्ड है, देखेंगे हम। हीट कांस्टेंट नहीं कह सकते, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हीट का एक्सचेंज होना और हीट कांस्टेंट दोनों में फर्क है। क्या फर्क है हम देखेंगे, बात करेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है? नो हीट एक्सचेंज। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा किसके बीच? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक एक करके फिर हम देखेंगे। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये 4 बेसिक प्रोसेस हैं। इन चारों प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और उसके बाद सबके लिए वर्क डन का फॉर्मूला पता करेंगे। सबके लिए वर्क डन का फॉर्मूला पता करेंगे। तो अभी एक एक करके हम देखते चलेंगे इन सबको। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या बोल रहे हैं? आइसोकोरिक। सबसे पहला प्रोसेस आते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, या इसका एक और नाम है, इसको आइसोमेट्रिक में बोलते हैं। आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब मैट्रिक पास कर गया, आइसो वही है, एक ही बात है। आइसोकोरिक मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, बता सकते हो? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन सर वो ऐसे क्या? फॉर्मूला बताओ ना। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? देखो 2 तरीके हैं, समझो जरा। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसका अगर ग्राफ बनाने जाए तो कैसे ऐसे बनेगा? चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ एक्सपेंशन होता है, नीचे की एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा। आगे हम ग्राफ भी समझेंगे, अभी केवल मैं बता रहा हूं वर्क डन पे आ रहा है। मान लो इस तरह से प्रोसेस हो रहा है, क्लियर है? 2 तरीके हैं देखने के वर्क डन। एक तो हम पीडीवी से देख लें, इंटीग्रेशन पीडीवी, और दूसरा तरीका क्या है? एरिया से। तो एक बात बताओ हमको, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या होगा? डीवी क्या हो जाएगा?
0, तो वर्क डन क्या होगा? 0 पीडीवी में डीवी 0 तो वर्क डन 0। तो आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या होता है? 0। और देख सकते हो कैसे, एरिया सी बताया, तो एरिया क्या होता है? जो वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हो, तो इसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे, एरिया के लिए लाइन होना चाहिए, क्या बनाएगा? एक पॉइंट बनाएगा। अगर इसको प्रोजेक्ट करोगे वॉल्यूम एक्सिस पे क्या बनाएगा? पॉइंट बनाएगा। और पॉइंट का एरिया क्या होता है? 0। पॉइंट एरिया के लिए सरफेस चाहिए ना, एरिया 1D का थोड़ी एरिया बोलते हैं, एरिया के लिए सरफेस चाहिए, तो एरिया के लिए सरफेस चाहिए, तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो वर्क डन इक्वल टू एरिया, और एरिया क्या बना रहा है ये? तो एरिया ये बना रहा है 0, तो वर्क डन 0, चाहे पीडीवी से समझो चाहे एरिया समझो। तो आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या होता है? 0। एक और प्रोसेस आज देख लेते हैं आइसोबारिक, फिर कल प्रूफ देखेंगे आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक का वर्क डन। कल आइसोथर्मल एडियाबेटिक का देखेंगे, आज आइसोकोरिक आइसोबारिक बेसिक दोनों है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद कल आइसोथर्मल एडियाबेटिक का वर्क डन, फिर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ देखेंगे, फर्स्ट लॉ, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो एक सप्ताह में ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। फिर उसके कुछ चीजें जो बोला था कराऊंगा वो करा दूंगा। अब देखो दूसरा सेकंड देख लेते हैं, आइसोबारिक तक देख लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस एक बार देख लो, फिर एक बार में नोट कर लेना, पहले समझ लो। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। बार से याद करो ना, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की, तो प्रेशर कांस्टेंट। हाँ क्या बताओ वर्क डन क्या होगा इसमें? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। नहीं सर, इसका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन वर्क डन तो कोई वैल्यू होगी। तुम क्या खतरनाक बोल रहे हो? मैं बोलूंगा फोर्स क्या होगा बालक, तो फोर्स सर्कुलर हो जाएगा, फोर्स ऐसे कर्व वाला बन जाएगा। वर्क डन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा सर। वर्क डन का वैल्यू पूछ रहा है ना सर, इसका प्रेशर तो कांस्टेंट है। देखो दो तरीके हैं, एक तो मान लो कि प्रोसेस ऐसे हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट ये ऐसी लाइन बनेगी, ये मान लो 1, ये पॉइंट को मान लो 2 बोल दिया, 1 से 2 तक प्रोसेस हुआ। इस पे वॉल्यूम की वैल्यू कुछ होगी से V1, यहां वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? V2। प्रेशर की यहां कुछ वैल्यू होगी से P बोल दिया, ठीक। तो ये जो एरिया बना रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये एरिया बना रहा है, वॉल्यूम एक्सिस पे ये एरिया बना रहा है। ये कैसा शेप दिख रहा है? स्क्वायर, रेक्टेंगल बोलो, हाँ ठीक है, स्क्वायर शेप बन गया तो अलग बात है, पर वैल्यू अलग है। तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ एक डायमेंशन P है और दूसरा क्या है? डेल्टा V। मतलब यहाँ पे क्या है? V2 माइनस V है, V2 यहां तक की वैल्यू और V1 यहां तक की वैल्यू, हमको ये चाहिए ना, तो ये V2 माइनस V1 होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? P V2 माइनस V1। और एरिया ही क्या देता है? पीवी डायग्राम का एरिया क्या देता है? जब वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्क, तो एरिया क्या आ गया? P V2 माइनस V1 और दिस इक्वल टू वर्क डन। तो इसका वर्क डन क्या होगा? P V2 माइनस V1। बात समझ में आ रहा है? या फिर अगर P dV से निकालना चाहो यहां पे, तो P dV, यहां वेरिएबल क्या है? V। D कब से वेरिएबल होता है वाला? V। D तो उसको बताता है, वेरिएबल है V। तो V1 से V2, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, कांस्टेंट क्या बाहर होगा? P। और dV का बचेगा, dV का इंटीग्रेशन dx x dy का y dV का v। लिमिट लगाओगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, V2 माइनस, एक ही बात है। तो वर्क डन फॉर्मूले से निकालो चाहे एरिया से निकालो। चूंकि ये रेगुलर शेप सब है ना, रेक्टेंगल है, ये है, तो इसका एरिया देखना आसान है, सीधा फॉर्मूले से दिखा सकता है। अगर कर्व होता तो एरिया, फिर कर्व के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, कर्व के लिए फॉर्मूला नहीं होता कि मान लो ऐसा है, इसका एरिया बताओ, तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। पर रेक्टेंगल है तो डायरेक्ट निकाल सकता है। तो समझिए वर्क डन। तो इसका मतलब है जो पहला पार्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कोई वर्क डन नहीं होगा ऑन दी सिस्टम और बाय दी सिस्टम। ना तो सिस्टम पे वर्क होगा, वर्क जीरो है ना। तो अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, समझना, इस पहले के लिए ग्राफ ऐसा बना दूं या फिर पहले वाले के लिए ग्राफ में ऐसा बना दूं, दोनों केस में तो प्रोजेक्शन जीरो ही होगा ना, तो वर्क डन जीरो होगा। चाहे ऑन दी सिस्टम हो चाहे बाय दी सिस्टम हो, वर्क डन क्या होगा? जीरो। ठीक है ना। तो पहले वाले के लिए वर्क डन जीरो होगा,
दूसरे वाले के लिए P V2 माइनस V1 होगा। बाकी कल देखेंगे आइसोथर्मल के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन, और बहुत तरह की बातें करेंगे कल डिटेल में।